नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे वीकली एनालिसिस वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के बारे में बात करूंगा कि अभी इंडेक्स में क्या हो सकता है। अभी हमने देखा कि फ्राइडे को मार्केट में एक मार्केट अच्छा बढ़ा है, बट क्या ये मार्केट टेम्पररी बढ़ा है या फिर इसमें सिर्फ एक पुल बैक है या अभी यहाँ से मार्केट ने टर्न आउट कर लिया है, ये चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। अदर फैक्टर की बात करेंगे और आज वीडियो में है ना, मैं इन द लास्ट आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाला हूं ना, जो आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। और वो ये है कि मैं आज आप लोगों को ऐसा सेक्टर बताने वाला हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों के लिए, मतलब एक दो साल के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रहा है और यहाँ पे हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। और उसी तरीके से 2 साल पहले एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आई थी और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि जब भी कोई चीज़ ऐसी सेक्टर में होती है तो हम लोगों को कितना फायदा हो सकता है। और इसके बाद वो सेक्टर के अंदर जो भी स्पेसिफिक स्टॉक्स है जिस पे अभी आपका ध्यान होना चाहिए, वो सारे चीज मैं शेयर करूंगा। उसमें से एक स्टॉक तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ ऐसे स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोगों को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलमोस्ट वो सेक्टर जैसा ही चार्ट बना रहा है। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस होने वाली है। और आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा सीरियस होने वाला है, इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए पहले हम लोग मार्केट की बात कर लेते हैं। हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से लास्ट वीक में जो लो बना था वहां तक 11.5-12% तक का मार्केट ने ऊपर से करेक्शन कर लिया था। और जो इम्पोर्टेंट स्विंग लो था 23,890 उसको भी हमने ब्रेक कर दिया। और इनफैक्ट हमने 19 नवंबर को एक अच्छा एक अच्छा कैंडल बना था, बट वापस से 19 ही नवंबर को 23,780 का हाई मार के मार्केट नीचे गिरा। और वो टाइम पे कुछ रशिया यूक्रेन की वॉर की बातें आ रही थी, कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बातें चल रही थी, और फिर आ गया हमारा अदानी का एक इशू वापस से, और उसमें मार्केट नीचे गया। बट इन द लास्ट फ्राइडे मार्केट ने एक अच्छा रनअप लिया। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 नवंबर को 3:36 के आसपास, अभी फिलहाल ये पता चल रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट से कि मेजरली बीजेपी को ही ज़्यादा सीट्स मिली है। अभी ये सारी चीज़ें मंडे मार्केट में शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। बट ये सारी चीज़, चलो ना एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे ही जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। पर लास्ट वीक में जो भी सिचुएशन हुई वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अभी देखो यहाँ पे आप जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी के लिए था वो तो था 24,750, वो हमने बहुत ही खराब तरीके से ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट स्विंग लो था जो था 23,890, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको पता चलेगा कि एक स्विंग लो तो ये था जो 24,750 था, उसके बाद दूसरा स्विंग लो ये था। तो हमने लास्ट वीक में ये वाले स्विंग लो को तो ब्रेक कर दिया था, और फ्रैंकली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी मार्केट और खराब हो सकता है। बट लकीली ये वीक में हमने ऑलमोस्ट, ये वीक का जो क्लोज है वो वही रेजिस्टेंस के आसपास आया है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि नेक्स्ट डे फिर या गैप अप या गैप डाउन से ही शुरुआत होती है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो ये कैंडल को मैं जनरली किंग कैंडल बोलता हूँ। मैं एक टाइम के लिए मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ। देखो, ऐसे कैंडल को है ना, मैं जनरली किंग कैंडल बोलता हूँ। किंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि जिसका ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है और जिसका हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप ये चार्ट को देखोगे तो कंटिन्यूसली ये जो इंडेक्स है ना वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और ऑलमोस्ट 11.5-12% का करेक्शन होने के बाद अगर हम लोगों को ऐसा कैंडल मिलता है तो इसकी इंपॉर्टेंस एक ज़्यादा होती है। बट इसका हमें फॉलोअप भी चाहिए, तो फॉलोअप हमारे को पता चलेगा मंडे को। और अभी इसके फॉलोअप के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो कोई अंधा भी बता देगा, वो है 24,500। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार अटेम्प्ट किया था पर वापस से गिर गया था। तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा फिर 24,750 के ऊपर हम फाइनली चले जाएंगे। तो मोर और लेस बड़े टाइम फ्रेम में हम लोगों को ये देखने मिलेगा कि हमारा जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। अगर आप 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो वहां पे डाउन ट्रेंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो,
मैं जनरली इतने छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखता नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताना ज़्यादा बेटर लगा। ये देखो यहाँ पे ये निफ्टी का डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली चालू था। यहाँ पे देखो ये जो दो लो बने ना, वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि नियरेस्ट बने, और इसने अपने रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये जो 75 मिनट का चार्ट है वो एक तरीके से हम लोगों को एक सिग्नल दे रहा है कि शायद मार्केट में टेम्पररी बॉटम बन चुका है और यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला 24,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 550 आप बोलो, उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो अच्छा होगा। बैंक निफ्टी आप अगर देखोगे तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली बहुत सारे वीडियो में यही बोला है कि बैंक निफ्टी अभी भी जब खराब था तभी भी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था। और आप देखो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बैंक निफ्टी पिछले 5-6 महीने से एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। एटलीस्ट ये गिरा नहीं जितना, अगर आप देखोगे कि निफ्टी टॉप से ऑलमोस्ट नीचे इतना 12-11% करेक्शन दे चुका था, तो निफ्टी में इतना नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से 4 या 5% का ही था, हम देखते हैं। अगर मैं इसके टॉप से लो करूं तो ऑलमोस्ट 8.5% था। मतलब ये आप ही देखो, परसेंटेज वाइज भी ये निफ्टी से कम ही गिरा था, तो वो सीधा सीधा दिख रहा है। यस, बट वॉलिटिलिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, बट ये एक रेंज में अटक गया है। अभी आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन और ये नियरेस्ट स्विंग लो ये अभी नज़दीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 52,600 से लेके 52,800, जो यहाँ पे एक क्लियर हम लोगों को गैप दिख रहा है वो। तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी भी जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप अभी क्लोजिंग प्राइस से देखो तो वो ऑलमोस्ट 3.5% का लेवल है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी को क्या ट्रिगर मिलेगा, बट ये एक बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तो ये मैंने आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बता दिया। यस, अभी निफ्टी में एक तरीके से बहुत ही अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है और वो भी बहुत अच्छी जगह पे। देखो मैं हमेशा ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब मैं ज़्यादा इस चीज़ पे ना ध्यान देता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को वो है ना कैंडल स्टिक का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके कैरेक्टर स्टिक को समझो और वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने बड़े फॉल के बाद अगर कोई बुलिश, मतलब वो किंग कैंडल जैसा कुछ आ रहा है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे डिमांड आई है, तो वो डिमांड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है। अभी अगर हम लोग सेक्टर की बात करें ना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लास्ट वीक में जो सबसे खराब परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था मीडिया, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और कमोडिटीज़ भी था। उसके बाद अगर लास्ट वीक में सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो रियलिटी, ऑटो, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, इंडिया कंजम्पशन, आईटी, ये सारे लास्ट वीक के टॉप परफॉर्मिंग थे। और अब रियलिटी सेक्टर को तो देखो ऑलमोस्ट 6.5% जितना वो चला है, और ऑटो सेक्टर भी अच्छा चला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल लास्ट वीक में सिर्फ 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया है, बाकी ओवरऑल सारे सेक्टर ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें ना, तो इनके सेलिंग के नंबर तो अभी भी कंटिन्यू ही है, बट फ्राइडे को थोड़ा अलग चीज़ हुआ, इनकी सेलिंग इनको दया आ गई होगी, इन्होंने थोड़ा कम सेल किया है। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो भाई 107 के ऊपर चला गया है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। इंडिया विक्स की बात करें तो ये 16.10 के पास है, नॉर्मल चीज़ है। मेरे ख्याल से 18-19 तक गया था ये हफ्ते में, बट वापस से 16 के पास आके बंद हो गया। क्रूड ऑयल की बात करें तो $67 के पास है, विच इज़ ओके, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है। बट हमारे भी पेट्रोल के प्राइस थोड़े घटे तो मज़ा आ जाए। अगर हम लोग यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 8440 के पास है। ये सारी चीज़ें ठीक है। अदर फैक्टर कोई ज़्यादा इतना बड़ा ख़राब नहीं लग रहा है, सिर्फ एक एफआईएस के नंबर जो है वो पता नहीं उनकी सेलिंग कब ख़त्म होगी। उनकी सेलिंग की वजह से हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, वो थोड़ा एक अलग थॉट प्रोसेस है, और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आप लोगों का भी ध्यान होना चाहिए। पहले मैं ना आप लोगों को एक सेक्टर बताता हूँ जो है निफ्टी ऑटो का सेक्टर। ये देखो, ये जो फटाके फूट रहे हैं ना वो इसीलिए फूट रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वही जीते हैं। तो कब से, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया तब से ये फूट ही रहे हैं। तो अभी देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। अगर आप लोगों मेरे चैनल को पिछले 2-2.5 साल से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटो इंडेक्स में जब ब्रेकआउट हुआ था 2018 का, उसका लेवल था 12,100 का, और वो उसने ब्रेकआउट किया था जुलाई मंथ में 2022 में। तो उसके बाद अगर आप ऑटो इंडेक्स को देखोगे ना, तो ये ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट टॉप तक 130% चला।
तो आप सोचो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट मेरा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का, और ये कॉन्सेप्ट के बारे में ही मैं काम करता हूँ, और ये मेरा मेन मेथड है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड यही है। बट यहाँ पे क्या हुआ था, आप ये चीज़ ध्यान दो, जुलाई में इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये ऑलमोस्ट 10 महीना या 9 महीना कंसोलिडेट कर रहा था सेम प्राइस में। नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टाइम पे रशिया यूक्रेन की वॉर की न्यूज आना शुरू हो गई थी, नई नई शुरू हुई थी। बट यहाँ पे एक चीज देखो कि ये सेक्टर इतना कंसोलिडेट करने के बाद जब भी इसने फाइनली अपने ब्रेकआउट के ऊपर के कंसोलिडेशन के हाई को ब्रेक किया, विच इज 13,545, उसके बाद ये सेक्टर नॉन स्टॉप चला। आप देखो मंथली बेसिस पे कोई भी ऐसा महीना नहीं था जब ये अपने पिछले लो के नीचे क्लोज हुआ हो। सिर्फ अगर आप अभी का महीना देखोगे, अक्टूबर का महीना, तो वही एक सबसे ज़्यादा खराब हुआ है। तो इसकी बात क्या है कि अगर कोई ऐसा सेटअप कोई सेक्टर में आता है ना, तो वो सेक्टर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और वो सेक्टर अभी के लिए कौन सा है, वो है हमारा आईटी इंडेक्स। अब आईटी इंडेक्स में देखो आप लोगों को क्या सिमिलैरिटी मिलेगी। सिमिलैरिटी ये है कि आईटी इंडेक्स ने यहाँ पे देखो, कोविड में इसका ये कोविड के पहले इसका हाई था 16,720। कोविड में इसने किंग कैंडल से ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये नॉन स्टॉप 16,720 से 39,446 तक चला था। अब ये हाई कब बना था, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022। अभी इसने हाई बनाया 39,446 का। उसके बाद यूएस में रिसेशन आ गया, बहुत सारी चीज़ हुई, हमारे ये पूरा सेक्टर नीचे चला गया। फिर इसने एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2024। फिर वापस से इसने यहाँ पे एक कप एंड हैंडल के बेसिस पे इसने एक ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम तो चली रही थी यूएस की इन्फ्लेशन की। तो ये जो इंडेक्स है, उसने ब्रेकआउट के बाद एक दो तीन चार, मतलब ये 4 महीने से ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। अब मेरे लिए वापस से आप वो सेक्टर को देखो, मैं आपको है ना ऑटो इंडेक्स और ये इंडेक्स बाजू बाजू में रख के बताता हूँ। अब आप ये देखो, पहले ऑटो इंडेक्स ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 9-10 महीना कंसोलिडेट किया था, और इसका ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 4 साल बाद। अब ये आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 4 महीना ब्रेकआउट होने के बाद 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, और इसका ब्रेकआउट हुआ 2 साल के बाद। तो एक का ब्रेकआउट हुआ था 4 साल बाद, एक का ब्रेकआउट हुआ 2 साल बाद। तो ये जो सेक्टर है आईटी सेक्टर, वो अभी आपकी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले 1-2 साल के लिए। देखो मैं अपना यहाँ पे सिर्फ अपना खुद का एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मुझे जो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी देखो, जब सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, अभी ये सेक्टर की अपसाइड कहाँ तक हो सकती है। तो आप हमारी जो नॉर्मल मेथड है रेंज कैलकुलेशन की, वो निकाल के इसके बाद लगा दोगे, तो आपको लगेगा कि ये सेक्टर अपसाइड, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज़ है 52,700 के आसपास। अगर आप अभी कैलकुलेट करो ये जहाँ पे है वहाँ से लेके ये ऊपर तक, तो मतलब ऑलमोस्ट 20% है। तो सोचो सेक्टर में 20-30% का अगर ग्रोथ आ सकता है, तो इसके अंदर के स्टॉक्स में क्या हो सकता है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है ना, स्टॉक्स देखना है। अभी मैंने आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स देखे, तो उसमें मैं अभी आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और कुछ ऐसे बताऊंगा जो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो है कोफॉर्ज, क्योंकि ये स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को बहुत पहले ही ब्रेक कर दिया था, और ये अभी एक तरीके से ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। आप देखो पिछले इतने महीनों के कैंडल्स इसके कंटिन्यूसली ऊपर ही है। तो ये स्टॉक को आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि इसमें अभी मोमेंटम स्ट्रांग है। पर अगर आप टेक महिंद्रा को देखोगे, वैसे मैं टेक महिंद्रा की बात ऑलमोस्ट 1100 रुपए से कर रहा हूँ, जब उसने अपना ये कंसोलिडेशन नीचे से बेस ब्रेकआउट किया था। अब ये ऑलमोस्ट 1100 से 1750 हो चुका है, इसका 1840 इसका ऑल टाइम हाई है। आप जस्ट इमेजिन करो जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, और डाउन साइड में इसको 1570 के आसपास सपोर्ट भी है। दूसरा एक स्टॉक है विप्रो। अभी विप्रो का आप मंथली चार्ट देख रहे हो, विप्रो ने हाई मारा था 740 का, और डबल टॉप किया था उसने 2021 में 22 में। उसके बाद विप्रो भी देखो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रहा है। फिर आप देखो एल अब एल में मुझे क्या समझ में आ रहा है, एल में अपना हाई बनाया था जनवरी 2022 में,
फिर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकेंड अटेम्प्ट किया, अपने ऑल टाइम हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, पर आप देखो उसके जो स्विंग लो है ना वो कंटिन्यूसली ऊपर होते जा रहे हैं। तो शायद अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में एलटीटीएस ऊपर जा सकता है। और एक ऐसा स्टॉक जो आईटी इंडेक्स की ऑलमोस्ट कॉपी लग रहा है वो है एफएल इंडिया। अब आप एफएल इंडिया का चार्ट देखो, इसने जनवरी 2022 में इसका हाई बनाया था, ऑलमोस्ट यही पीरियड में आईटी इंडेक्स ने भी हाई बनाया था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ये भी पिछले 4 महीने से अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये भी अपना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगा तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा। आप रेंज कैलकुलेशन लगा के देख सकते हो कि कहाँ तक जा सकता है। और एक चीज़ है, अगर आपको सेक्टर में नहीं स्पेसिफिक किसी स्टॉक में रिस्क लेना है तो आप आईटी 20 को भी देख सकते हो। ये आईटी 20 का चार्ट है, 46 रुपीज़ का भी प्राइस चल रहा है। अगर आईटी इंडेक्स में ग्रोथ आने वाला है तो आप स्टॉक नहीं डायरेक्ट 20 लेके भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको है ना एक बहुत ही बड़ा मैक्रो एनालिसिस किया कि भाई ये सेक्टर है और ये सेक्टर में ये स्टॉक्स है। अब कुछ स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए काम आ सकते हैं, कुछ स्टॉक आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आ सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कौन से काम आएंगे? जिसमें हाई मोमेंटम है, जिसमें अभी भी स्ट्रांग है वो। शॉर्ट टर्म के लिए कौन से काम आएंगे? जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। और इसी तरीके का एनालिसिस मैं अपने जो हमारा जो ईयरली मेंटोरशिप प्रोग्राम है ना उसमें हम लोग करते रहते हैं। तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मैं आप लोगों को पहले मेरी मेथड सिखाऊंगा, फिर वो मेथड को हम लोग पूरा साल प्रैक्टिस करेंगे और उससे क्या होगा कि आप लोगों का वो मेथड पे कॉन्फिडेंस बनेगा और आप लोगों को आइडिया आएगा कि भाई कैसे हम लोगों को सेक्टर एनालिसिस करना चाहिए, कैसे हम लोगों को स्टॉक ढूंढना चाहिए, क्या एक राइट वे होता है किसी स्टॉक को ढूंढने का। तो अगर आप लोगों को वो ईयरली प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैंने आप लोगों को मेजर जो अपॉर्चुनिटी है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि कहाँ पे मुझे दिख रही है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितना ऑटो इंडेक्स चला है उतना आईटी इंडेक्स भी चलेगा। शायद आईटी इंडेक्स कम चले क्योंकि ऑटो इंडेक्स का ब्रेकआउट भी 4 साल के बाद हो रहा था, आईटी का ब्रेकआउट 2 साल के बाद हो रहा है। आईटी इंडेक्स थोड़ा कम चले, बट अभी के हिसाब से आप सारे सेक्टर्स के चार्ट देखोगे ना, आप सारे सेक्टर के चार्ट देख लेना वीकली और मंथली बेसिस पे, आप लोगों को सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिखेगा सिर्फ एक ही, और वो है आईटी इंडेक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ है तभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, अदरवाइज ये क्यों नहीं खराब हो रहा है। देखो सितंबर महीने में मार्केट खराब हुआ, अक्टूबर महीने में और गिरा, नवंबर महीने में अभी तक ऑलमोस्ट आधा महीना खत्म हो चुका है और मार्केट गिरा था। अभी अगर शायद मार्केट घूमा तो अभी घूमेगा, बट नवंबर महीने में भी अभी तक तो मार्केट खराब ही था। तो इतने इतने खराब महीनों के बाद भी अगर ये सेक्टर अपने हाईस पे टिका हुआ है तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे डिमांड है। अब बाकी सारे सेक्टर्स की देख लेना कि लास्ट 3 महीने में उनकी हालत क्या हुई है। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। मेरा इंटेंशन सिर्फ क्लियर है, आप लोगों को बताना कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे आप कितना बड़ा डिसीजन ले सकते हो, और वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बस अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ थी तो भाई आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। और देखो अगर आप वीडियो लाइक करोगे ना तो आप लोगों को कोई पैसे नहीं लगने वाले, बट सिर्फ ये मेरे लिए अच्छा होगा कि हमारा जो वीडियो है वो यूट्यूब बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करेगा। तो ये एक तरीके से आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करोगे तो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।